सो द फर्स्ट वन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर। कह रहे हैं कि दबाव मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? एनोरॉइड बैरोमीटर। एनोरॉइड बैरोमीटर से हम प्रेशर को मापते हैं। ठीक, अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। एन्यूमीटर, एन्यूमीटर से क्या करते हैं हम? एन्यूमीटर से हम करते हैं विंड की, जैसे वेदर स्टेशन इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं इसको, विंड की स्पीड की डायरेक्शन, इन सबको नापते हैं। ठीक, थर्मामीटर से आपको पता है, थर्मामीटर से क्या होता है? थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नापते हैं। जब भी कभी फीवर वगैरह आती है तो हम थर्मामीटर से नापते हैं ना, टेम्परेचर वगैरह नापते हैं। ठीक, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं हम? हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी नापते हैं। क्या नापते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी नापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। विंड वगैरह नापने के लिए हम एन्यूमीटर का करते हैं, और प्रेशर के लिए एनोरॉइड बैरोमीटर। ठीक, नेक्स्ट है अ सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट। कह रहे हैं कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से क्या इंगित करता है? तो वो क्या इंगित करता है कि तूफान आने वाला है। अगर बैरोमीटर अचानक से नीचे गिर जाए, ठीक है, बैरोमीटर का जो मीटर है वो अचानक से नीचे गिर जाए, तो उससे हमें पता चलता है तूफान आने वाला है। अब बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है? बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए यूज होता है। किसके लिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इससे हमें पता चल गया बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए। अगर वो नीचे गिर जाए, उसका तापमान नीचे गिर जाए, तो उससे पता चलता है कि तूफान आने वाला है। ठीक, क्वेश्चन इज क्रायोजेनिक्स इज। क्रायोजेनिक्स क्या है? तो क्रायोजेनिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। बहुत कम तापमान का वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको तो हम क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। अब थोड़ा और ऑप्शंस में आ जाते हैं। स्टडी ऑफ जेनेसिस। जेनेसिस की स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। बहुत लोग जेनेटिक्स की पढ़ाई भी करते हैं, उनको पता होगा कि स्टडी ऑफ जेनेसिस को जेनेटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ हीट को क्या बोलते हैं? थर्मोडाइनमिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, कभी बाकी ऑप्शंस भी देख लिया करो, बहुत बार फंस जाते हैं क्वेश्चन। तो अब हमें क्रायोजेनिक्स का पता चल गया क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। ठीक, नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय। कह रहे हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो शॉर्ट साइटेडनेस किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? कॉनकेव लेंस के द्वारा, और इसको मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय विच लेंस? तो कौन सा लेंस लगाओगे? कॉनकेव लेंस लगाओगे। ठीक, मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन बता दी। एक तो ऐसा आ गया, शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। मायोपिया भी बोलते हैं, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस। ठीक, नेक्स्ट है इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इंक्रीजेस देन मास ऑफ अर्थ वुड। यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ जाती है तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होगा? तो क्या होगा? पृथ्वी का द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक, अगर रोटेशन ऑफ अर्थ बढ़ता है तो मास ऑफ अर्थ घट जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन। घर्षण कम करने का सही क्रम कौन सा होता है? तो सही क्रम कौन सा है? सबसे ऊपर वाला। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक, इसका मैंने नीचे हिंदी में भी दे रखा है, देखो, जिसको हिंदी में देखना होगा वो हिंदी में देख लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। समय अवधि का सूत्र मात्र क्या है? ठीक है, तो क्या है टाइम पीरियड का फॉर्मूला? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो इसीलिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 1/फ्रीक्वेंसी। ठीक, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। निम्नलिखित में से कौन समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखो, एरेडिक भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉट पूछ रखा है। ठीक है, कि जो भी कोई इमेज बन रही है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इरेक्ट भी है, लेटरली इन्वर्टेड भी है, वर्चुअल भी है। ठीक, तो कौन सी नहीं है? रियल। जो रियल है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, तो रियल ऑप्शन ठीक है। So the next question is what is the distance between two consecutive compressions or two consecutive rear fractions called? ये कह रहे हैं कि दो consecutive compressions या दो consecutive rear fractions के distance को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? wavelength बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन wavelength बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है?
वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक। दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस या दो कॉन्जिक्यूटिव रियर फ्रैक्शंस को के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। नेक्स्ट है, इफ द फिलामेंट करंट ऑफ अ कोलिज ट्यूब इज इंक्रीज, एक्स रेज एमिटेड फ्रॉम विथ इट विल बी ग्रेटर। यदि कोलिज ट्यूब के फिलामेंट करंट को बढ़ा दिया जाए, ठीक, ध्यान से सुनना, किसको, कोलिज ट्यूब के फिलामेंट करंट को बढ़ा दिया जाए तो इससे निकलने वाली एक्स रे क्या होगी? तो क्या होगी एक्स रे? इंटेंसिटी होगी। क्या होगी? इंटेंसिटी। एक्स रे का अधिक क्या होगा? इंटेंसिटी अधिक होगी एक्स रे का, ठीक है। अगर कोलिज ट्यूब के फिलामेंट करंट को बढ़ा दिया जाएगा तो उसका जो एक्स रे है वो इंटेंसिटी का अधिक होगा, ठीक। थोड़ा मैं क्विकली बता रही हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है काफी, ठीक। नेक्स्ट है, आइंस्टीन गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज। कह रहे हैं कि आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी उसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज एनर्जी, ठीक है, m इज मास, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक, ये एनर्जी। तो इसका क्या हो गया? इक्वल टू mc स्क्वायर। बाकी थोड़े और फॉर्मूले भी देख लेते हैं, इनका भी कभी पूछ लिया जाता है। आज तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछी तो आपने इक्वल टू mc स्क्वायर बता दिया, ठीक है। तो बाकी का भी देख लेते हैं। बाकी क्या है? ये है मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये किसका है? मोमेंटम का। किसका है? मोमेंटम का। F इक्वल टू m है, बहुत नोन है, फोर्स का है। क्या है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक। अब ये किसका है? ये है पोटेंशियल एनर्जी का। किसका है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मास इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है, mgh, ठीक है, ठीक है, सबका पता चल गया हमें। चलो नेक्स्ट है, मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। आवृत्ति का माप डैश है, तो क्या है? हर्ट्ज। किस में नापते हैं? हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉइस लेवल ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन। सामान्य बातचीत का शोर स्तर क्या है? तो क्या है? 60 dB, 60 डेसिबल बोलते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल हम बातचीत करते हैं उसका नॉइस लेवल 60 dB तक होता है, ठीक। बाकी देखते हैं 80 dB का क्या होता है? सिटी ट्रैफिक, जो सिटी ट्रैफिक का होता है वो 80 dB तक पहुंच जाता है, मतलब 80 डेसिबल तक, ठीक है। 70 डेसिबल तक वॉशिंग मशीन की जो आवाज़ होती है वो 70 डेसिबल तक होती है, ठीक है। और 90 dB तक जो बॉयलर रूम की आवाज़ होती है वो 90 dB तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट है, इन सॉरी, In which of the following we find difference in sound made by सितार and वीणा। निम्नलिखित में से किस में हम सितार और वीणा की ध्वनियों में अंतर पाते हैं? तो किस में पाते हैं हम? जब हमारी क्वालिटी में। किस में पाते हैं? क्वालिटी में, ठीक है। क्वालिटी से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पिच एंड लाउडनेस मे बी सेम, पिच और लाउडनेस सेम हो सकती है लेकिन क्वालिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। पिच और लाउडनेस सेम हो सकती है लेकिन क्वालिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। इसीलिए हम इनकी जो क्वालिटी होती है, जैसे सितार वीणा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, इनकी क्वालिटी डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से, ठीक। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। गतिज ऊर्जा का मान डैश पे निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है? मास एंड वेलोसिटी पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो किस पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी? मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक। नेक्स्ट है, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर इज। किसी ग्रह के अपने ज्यामितीय केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? तो क्या होता है इसका? 0 होता है। कितना होता है? 0। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट क्या है? तो एम्पलीट्यूड की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। बाकी देख लेते हैं। हर्ट्ज किसकी है? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? हर्ट्ज। सेकंड किसकी है? टाइम की। किलोग्राम किसकी है? मास की, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड की क्या है? मीटर है, ठीक। ऐसी न्यूटन की आ जाती है। न्यूटन की क्या होती है? फोर्स, ठीक है, सॉरी, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, ठीक है, फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ये सारे, ठीक। नेक्स्ट है, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ वेव इज 25:9। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। कह रहे हैं कि तरंगों की तीव्रता का अनुपात 25:9 है, उनके आयामों का अनुपात कितना होगा? तो पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या है? I1/I2 रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स का बता रही हूँ, ठीक है। I1/I2 A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या दे रखी है? इंटेंसिटी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 25:9 दे रखी है, ठीक है।
और यहाँ A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर है। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है, हम यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ना। तो A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5:3। ठीक है, 5:3। तो इसीलिए मैं आपको ये फॉर्मूला इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तो यूनिट्स हमें गिवन है ये वाली, जरूरी थोड़ा है आपके एग्जाम्स में यही यूनिट्स हैं, क्या पता आपके एग्जाम्स में 16:25 आ जाए, है ना, या 25:16 आ जाए, 36:81 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो आप ऐसे करके निकाल लेना, फॉर्मूला मैंने बता दिया रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज का। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो, डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन का घुलना, ये एक फिजिकल चेंज है। कार्बन डाइऑक्साइड का जल में घुलना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। पाल का पानी में घुलना, ये फिजिकल चेंज नहीं है, पाल का पानी में नहीं घुल सकता, ये फिजिकल चेंज नहीं है, नॉट पूछ रखा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ अ शिप कम्स टू सी वाटर फ्रॉम अ रिवर वाटर देन इट्स बॉटम विल। यदि कोई जहाज नदी के पानी से समुद्र के पानी में आती है, ठीक है, कहाँ से कह रहे हैं, जहाज नदी के पानी से समुद्र के पानी में आती है तो उसका तल क्या होगा, उसका जो बियॉन्सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइज ड्यू टू बियॉन्सी लेवल। तो उसका बॉटम, देन इट्स बॉटम विल कह रहे हैं, उसका तल क्या होगा, राइज ड्यू टू बियॉन्सी। अब बियॉन्सी लेवल है क्या, तो बियॉन्सी एक फोर्स होता है, ठीक है, एक फोर्स होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट को तैरने का कारण बनाता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को फोर्स देता है कि वो फ्लूइड में डूब, आराम से पूरा डूब जाए। ठीक है, मतलब फ्लूइड, मेनली आप इतना सिंपल सा लैंग्वेज में समझे, ज़्यादा डीप में मत जाइए, तैरने का कारण बनता है ये। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। हाइड्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज चेंजेस इन। कह रहे हैं हाइड्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो इसमें परिवर्तन दिखाता है। ठीक है, किस में परिवर्तन दिखाता है, साउंड टू अंडर वाटर, किस में दिखाता है, साउंड अंडर वाटर में। अब हाइड्रोस्कोप क्या है, ये हम जानते हैं, हाइड्रोस्कोप क्या है, हाइड्रोस्कोप इज यूज फॉर सीइंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब पानी के सरफेस के नीचे, पानी के सरफेस के नीचे जो चीज होती है ना, उसको देखने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोस्कोप का। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रडार। रडार की फुल फॉर्म क्या है, तो रडार की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है वो हम जानते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है इसमें, देखो पहले से हम जानते हैं, साउंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये तो करेक्ट है, नॉट पूछ रखा है ना, ये तो करेक्ट है। साउंड ट्रेवल लाइक वेव्स, ये भी करेक्ट है। साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी करेक्ट है। साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम ट्यूब, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम ट्यूब सही नहीं है। अब क्यों, क्योंकि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, क्या होती है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट, सो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम ट्यूब, साउंड वैक्यूम ट्यूब में ट्रेवल नहीं कर सकती है। और वैक्यूम स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 0। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हेन अ टेम्परेचर ऑफ मेटल इज इंक्रीज इज रेजिस्टेंस विल। कह रहे हैं जब धातु का तापमान बढ़ा दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस विल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया, रोमर के द्वारा नापा गया, 1676 में नापा गया। ठीक, वेलोसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट है इन आइसोबैरिक प्रोसेस विच पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रक्रिया में कौन सा पैरामीटर स्थिर रहता है। अब थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक तो होता है आइसोथर्मल, ठीक है, एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक होता है आइसोबैरिक, ठीक है, एक होता है आइसोबैरिक, एक होता है आइसोकोरिक, एक होता है आइसोकोरिक, ठीक है, एक होता है एडियाबैटिक, एक होता है एडियाबैटिक। ठीक है, इसमें क्या क्या कांस्टेंट रहता है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहता है। ठीक, चारों बता दिए, रट लो इनको। ठीक, आइसोथर्मल टेम्परेचर, आइसोबैरिक प्रेशर, आइसोकोरिक वॉल्यूम, एडियाबैटिक हीट। तो यहाँ क्या पूछा गया, आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक में क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं
अ स्टीम इंजन कन्वर्ट द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू, एक भाप इंजन भाप की उष्मा ऊर्जा को डैश में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक। नेक्स्ट है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेगुलेट टेम्परेचर टू अ पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड, तापमान को एक विशेष डिग्री तक नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट। बहुत लोग के गीजर वगैरह में भी लगे होते हैं थर्मोस्टेट, तो वो क्या होता है? तापमान को एक विशेष डिग्री तक नियंत्रण करने के लिए यूज किया जाता है थर्मोस्टेट। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एज यूजुअल थर्मोमीटर, सबको पता है टेम्परेचर नापने के लिए, जब भी फीवर वगैरह आता है तो थर्मोमीटर का यूज करते हैं ना, टेम्परेचर। ठीक। पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, जब बहुत हाई टेम्परेचर नापना हो तो देखो टेम्परेचर, थर्मामीटर तो 100 डिग्री वगैरह नापता है, जब बहुत हाई टेम्परेचर नापना हो तो पायरोमीटर का। ठीक है। अब थर्मोकपल, ये क्या करता है? मेजर टेम्परेचर एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ और एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये भी टेम्परेचर नापने के काम यूज होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। ठीक। चलो नेक्स्ट में आते हैं हम। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन माइक्रोफोन इज फ्रॉम, माइक्रोफोन में ऊर्जा परिवर्तित होता है। किससे परिवर्तित होता है? वो होता है साउंड टू इलेक्ट्रिकल। क्या होता है? साउंड टू इलेक्ट्रिकल। ठीक। नेक्स्ट है अ सॉलिड नीडल प्लेस हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट्स ड्यू टू, पानी की सतह पर क्षैतिज रूप में रखी गई एक ठोस सुई किसके कारण तैरती है? ठीक है, पानी की सतह पे अगर कोई ठोस सुई रख दी जाए तो वो तैरना शुरू कर देती है। किसकी वजह से? पानी का पृष्ठ तनाव की वजह से, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वजह से। ठीक। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है? तो कौन सा अर्धचालक है? जर्मेनियम। कौन है? जर्मेनियम। ठीक। और जो मरकरी है वो किस में यूज होता है? थर्मोमीटर में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मरकरी किस में यूज होता है? मरकरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। ठीक। नेक्स्ट है क्लाउड फ्लोट्स इन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर, बादल अपने डैश के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। किसके कारण? लो डेंसिटी के कारण। क्लाउड्स का, बादल का बहुत लो डेंसिटी होती है, इसीलिए वो एटमॉस्फेरिक में मतलब वायुमंडल में तैरने लग जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है? इनमें से ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है? मिराज। मिराज इन एन ऑप्टिकल फिनोमिना दैट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ वाटर, एक ऑप्टिकल फिनोमिना है जो कि क्रिएट क्या करता है? इल्यूजन ऑफ वाटर। तो ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है? मिराज है। ठीक। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, जो ट्रांसफॉर्मर है वो किसके नियम के आधार पे काम करते हैं? फैराडेज के नियम के। किसके? फैराडे के नियम पे काम करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक। नेक्स्ट है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ, पार्सेक किसकी माप की इकाई है? तो किसकी माप की इकाई है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की है। ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जैसे पार्सेक क्या बोलते हैं? पार्सेक इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डैश, लेंथ, मास वगैरह वगैरह। तो किसका होता है? लेंथ का होता है। किसका होता है? लेंथ का। और किसकी माप की इकाई है सॉरी, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की। ठीक। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ एन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक। और एरिया ऑफ सेक्शन किसका है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सेक्शन का। ठीक। नेक्स्ट है when a number of turn in a coil is triple without any change in the length of coil, its self inductance become, जब किसी कुंडली में घुमाव की संख्या 3 गुनी हो जाती है तो कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना उसका स्वप्रेरकत्व हो जाता है। तो कितना हो जाता है उसका सेल्फ इंडक्टेंस? कितना हो जाता है? वो 9 टाइम्स बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 9 टाइम्स बढ़ जाता है। क्यों 9 टाइम्स बन जाते हैं? क्यों? जो सेल्फ इंडक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, अपना जो सेल्फ इंडक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक। अब कह रहे हैं अगर ये 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर कर लो, 3 3 9 टाइम्स हो गया। ठीक। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर डैश वॉट, 1 हॉर्स पावर कितने वॉट का होता है? कितना होता है?
746 वॉट का होता है। और हॉर्स पावर इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ पावर, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये पूछ लिया कितने वॉट का है, 746 का है। कहेंगे अगर हॉर्स पावर इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ पावर, पावर की यूनिट मेजरमेंट है, ठीक है। सबसे पहले इसको किसने यूज किया था, जेम्स वॉट ने किया था। किसने किया था, जेम्स वॉट ने, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द लोएस्ट डेंसिटी, निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का घनत्व सबसे कम है, तो किसका, पेट्रोल का सबसे कम होता है, ठीक। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज पर फिजन इन द फिजन ऑफ 23592 यूरेनियम इज अबाउट, ठीक है। तो इसका माप पूछ रहे हैं, मैं डायरेक्टली बता देती हूँ, ये डिटेल वाला क्वेश्चन है, समझाऊंगी। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए, कितना है इसका, 200 MeV, ठीक। नेक्स्ट है एट सनराइज एंड सनसेट द स्काई नियर द सन लुक रेड ड्यू टू, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य के निकट का आकाश लाल रंग का हो जाता है, क्यों हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और ये रेले लॉ ने बताया था, या रेले लॉ के अंडर आता है कि जब भी सूर्य उदय या सूर्यास्त होता है तो उस समय आकाश लाल रंग का स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन अ लाइट एंटर स्लैब ऑफ ग्लास फ्रॉम एयर, क्या होता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है। क्या होता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, इट वेवलेंथ डिक्रीजेस, क्या हो जाती है, इसकी वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है। और वेवलेंथ जिस फैक्टर पे काम करती है उसको क्या बोलते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बोलते हैं, ठीक है, जिसपे वेवलेंथ काम करती है, ठीक। नेक्स्ट है बियॉन्ड फोर्स डैश डिपेंड ऑन डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, कह रहे हैं कि बियॉन्ड फोर्स द्रव के घनत्व और आयतन पे निर्भर करता है। अभी मैंने बताया बियॉन्सी फोर्स के बारे में, ठीक है। तो किस पे काम करता है वो, मैग्नीट्यूड पे, किस पे काम करता है, मैग्नीट्यूड, ठीक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज इफेक्टेड बाय द चेंज इन एयर टेम्परेचर, कह रहे हैं कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो कौन सा गुण प्रभावित होता है, फ्रीक्वेंसी। अब क्यों होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। अब कैसे, इसका एक थोड़ा फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है, ताकि आपको अंदाज आ जाए, ठीक है। तो क्या होता है, देखो, वेलोसिटी एट टेम्परेचर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री, ठीक, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर एट T डिग्री अपॉन टेम्परेचर एट 0 डिग्री। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक। नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स, एक साधारण लोलक का आवर्त काल अपने से स्वतंत्र होता है, किस पे होता है, मास पे होता है, किस पे होता है, मास पे होता है, द्रव्यमान पे होता है, ठीक। नेक्स्ट है अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड व्हेन इट इज हाफ वे डाउन इट प्रोसेस, एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, जब यह आधा रास्ता नीचे होता है तो इसके पास क्या होता है, बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है उसके पास, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है, ठीक। कह रहे हैं नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड, क्या कह रहे हैं कि एक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे बताती हूँ, करंट इज, यहां से बताती हूँ, ठीक, कह रहे हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल बिटवीन देम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, तो ये क्या होगा, V इक्वल टू IR होगा, तो ये किस में आता है, ओम्स लॉ के अंडर आता है, ठीक। नेक्स्ट है PV इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू, PV कांस्टेंट किस में है, तो किस में है, बॉयल्स लॉ में है, किस में है, ये बॉयल्स के नियम में है, ठीक है। PV क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट इफ द गैस इज केप्ट एट आइसोथर्मल कंडीशन, अगर गैस को आइसोथर्मल कंडीशन में रखा जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट हो जाती है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक। तो यहाँ तक कि फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे, सब आप देख सकते हो, हर कोई एग्जाम्स में आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम्स में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।